पोस्टपोल वायलेंस अगर 2021 का फाइल लेके जाएंगे तो खुद ही फंसेंगे। स्वागत करने के लिए हाईकोर्ट जा रहा है। ममता बनर्जी पूरा जनता का असली लीडर है, गार्जियन है। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। आज पश्चिम बंगाल की राजनीति और न्यायपालिका के गलियारों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। सफेद साड़ी और हवाई चप्पल वाली पहचान छोड़कर ममता बनर्जी आज एक अलग ही अवतार में नजर आई। उन्होंने काला कोट पहना, गले में सफेद बैंड लगाया और सीधे पहुंच गई कलकत्ता हाई कोर्ट। चुनाव में मिली हार के बाद अब ममता बनर्जी पूरी तरह से फिर से एक्शन मोड में है। चुनाव से पहले एसआईआर के मुद्दे पर देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें रखने वाली ममता बनर्जी चुनाव बाद कथित तौर पर हो रही हिंसा के मुद्दे को लेकर खुद वकील बनकर हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गई। अब सवाल यह है कि आखिर ममता बनर्जी को अब वकील की भूमिका में क्यों आना पड़ा? कोर्ट के भीतर उन्होंने क्या क्या दलीलें दी? उनकी वकालत पर अब सवाल क्यों उठ रहे हैं? और सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट से बाहर उनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्हें कहना पड़ा कि उनके साथ गलत व्यवहार किया गया। आज के इस वीडियो में हम इस पूरे घटनाक्रम की एक एक परत खोलेंगे, इसलिए अगले कुछ मिनटों तक आप हमारे साथ बने रहिए और इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय है वो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ममता बनर्जी किस मामले की पैरवी करने कोर्ट पहुंची थी। दरअसल प्रदेश में कथित चुनावी हिंसा को लेकर एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की गई थी। यह याचिका कलकत्ता हाईकोर्ट के वकील और तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कल्याण बनर्जी के बेटे सिरसन्या बनर्जी ने दायर की है। बनर्जी सिर्फ एक वकील नहीं है बल्कि वो हालिया विधानसभा चुनाव में हुगली जिले की उत्तरपाड़ा सीट से टीएमसी के उम्मीदवार भी थे। हालांकि चुनावी मैदान में उन्हें हार का सामना करना पड़ा और बीजेपी के उम्मीदवार दीपांजन चक्रवर्ती ने उन्हें 10,000 से ज्यादा वोटों से शिकस्त दी। इसी हार और उसके बाद के हालातों को लेकर सिरसिया ने अदालत का दरवाजा खटखटाया, जहां मामले पर पैरवी करने खुद उनकी पार्टी के सुप्रीमो ममता बनर्जी पहुंच गई। अब बात करते हैं कि कोर्ट रूम के अंदर क्या माहौल था। मुख्य न्यायाधीश सुजय पॉल और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी सेन की डिवीजन बेंच के सामने जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, ममता बनर्जी ने अपनी बात रखनी शुरू की। ममता ने अदालत से गुहार लगाई कि 4 मई को नतीजे आने के बाद से बंगाल के अलग अलग हिस्सों में बड़े पैमाने पर हिंसा हो रही है। उन्होंने दावा किया कि राज्य में महिलाएं और अल्पसंख्यक समुदाय के लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। ममता बनर्जी ने कोर्ट में दलीलें देते हुए कहा कि हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि अब अदालत के हस्तक्षेप के बिना कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने आरोप लगाया कि शादीशुदा महिलाओं को दुष्कर्म की धमकियां मिल रही हैं, लोगों के घरों में लूटपाट की जा रही है और आगजनी की घटनाएं आम हो गई हैं। उन्होंने पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए और कहा कि प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठा है। ममता ने भावुक अपील करते हुए कहा कि यह कोई बुलडोजर राज्य नहीं है, यह हमारा पश्चिम बंगाल है और यहां के लोगों को बचाना अदालत की जिम्मेदारी है। उन्होंने कोर्ट से इजाजत मांगी कि वो इन तमाम आरोपों को एक अतिरिक्त हलफनामे के जरिए रिकॉर्ड पर लाना चाहती हैं। हालांकि जब ममता बनर्जी अपनी दलीलें खत्म कर चुकी थीं, तब राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील धीरज त्रिवेदी ने इन तमाम आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने ममता की दलीलों को आधारहीन करार दिया। त्रिवेदी ने तर्क दिया कि याचिका में किसी एक भी ठोस घटना का जिक्र नहीं है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 2000 से ज्यादा शिकायतें आई हैं तो उनमें से किसी एक का विवरण या शिकायतकर्ता की जानकारी अदालत को क्यों नहीं दी गई। सरकारी वकील ने साल 2021 की हिंसा का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त 5 जजों की बेंच ने सुनवाई की थी, लेकिन मौजूदा याचिका में तथ्यों की भारी कमी है, इसलिए बिना किसी सबूत के कोई भी अंतरिम आदेश जारी करना सही नहीं होगा। कोर्ट के अंदर जहां कानूनी जंग चल रही थी, वहीं कोर्ट के बाहर भी सियासी पारा 7वें आसमान पर था। विधानसभा चुनाव में 2 सीटों से चुनाव लड़ने और जीतने वाले हुमायूं कबीर ने ममता बनर्जी के इस कदम पर तीखा तंज कसा। उन्होंने इसे महज एक ड्रामा करार दिया। कबीर का कहना था कि चुनाव के बाद राज्य में कहीं कोई हिंसा नहीं हुई है। उन्होंने ममता को याद दिलाया कि जब 2021 में वो खुद सत्ता में थी, तब जो हिंसा हुई थी उससे लोग भूले नहीं हैं। कबीर ने आरोप लगाया कि ममता बनर्जी केवल जनता की सहानुभूति बटोरने और मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए वकील के पोशाक पहनकर घूम रही हैं। 2021 में उन्होंने जो मुख्यमंत्री था, कितना लोगों को जान खतरा में था, कितना लोगों को खून कर दिया, वो याद नहीं हो रहा। पहले क्या क्या किया,
आज जो नाटक कर रहा है, नाटक करने के लिए हाई कोर्ट जा रहा है, कोई फायदा नहीं मिलेगा। नाटक है इसमें और कोई फायदा नहीं मिलेगा। किसी को जान में खतरा नहीं हुआ, किसी पर वायलेंस नहीं हुआ। वहीं बीजेपी की तरफ से भी इस पर तीखी प्रतिक्रिया आई है। बीजेपी विधायक और पूर्व क्रिकेटर अशोक डिंडा ने कहा कि ममता बनर्जी ने एसआईआर मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, लेकिन वहां भी उन्हें कोई राहत नहीं मिली। उन्होंने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि अगर 2021 की हिंसा वाली फाइलें फिर से खुली तो टीएमसी नेता खुद अपने ही जाल में फंस जाएंगे। डिंडा ने चुटकी लेते हुए कहा कि शायद ममता बनर्जी को कोई सपना आया है कि हिंसा हो रही है, जबकि हकीकत में जमीन पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वकील तो बना है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गया था एसआईआर को लेकर, तो उसमें कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। और पोस्टपोल वायलेंस अगर 2021 का फाइल लेके जाएंगे तो खुद ही फंसेंगे। बट पोस्टपोल वायलेंस 2026 में कुछ हुआ ही नहीं। उन्हें अगर लगता है कोई दुस्सपना देखा हुआ होगा तो जा सकते हैं। कोर्ट तो सबके लिए दरवाजा खुला है, संविधान राइट्स जा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं। दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस के नेता कुणाल घोष अपनी नेता के बचाव में मजबूती से खड़े नजर आए। उन्होंने ममता बनर्जी को एक सच्चा रक्षक बताया। घोष ने कहा कि ममता बनर्जी सिर्फ सड़कों पर आंदोलन नहीं करती, बल्कि वो एक पेशेवर वकील भी हैं और अपने कार्यकर्ताओं के लिए कानूनी लड़ाई लड़ना बखूबी जानती हैं। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने 1995 में ही अपना पंजीकरण कराया था और वो आज भी एक पंजीकृत अधिवक्ता हैं। यस, देखिए, ममता बनर्जी पूरा जनता का असली लीडर है, गार्जियन है। ममता बनर्जी मूवमेंट में है, ममता बनर्जी गार्जियनशिप में है और ममता बनर्जी लीगल बैटल में भी है। वो एक प्रोफेशनल लॉयर भी है। तो इसके पहले एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी ममता बनर्जी अपीयर किए थे। तो अभी वो जो इश्यूज चल रहे हैं उसके बारे में पोस्टपोल वायलेंस जो एलिगेशंस है वो सब लेकर वो खुद हाई कोर्ट में है। यही एक प्रॉपर लीडर है। लेकिन सबसे बड़ा विवाद तब खड़ा हुआ जब ममता बनर्जी सुनवाई खत्म होने के बाद कोर्ट से बाहर निकलने लगी। अदालत परिसर के भीतर ही उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू हो गई। कुछ वकीलों ने उन्हें घेर लिया और चोर चोर के नारे लगाने लगे। इस पर ममता ने मीडिया से कहा कि कुछ वकीलों ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और उन पर हमला करने की कोशिश की। इस घटना के बाद टीएमसी प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो लोग लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वही लोग न्याय के मंदिर में एक महिला मुख्यमंत्री और वरिष्ठ नेता के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। चक्रवर्ती ने सवाल उठाया कि अगर कोर्ट के अंदर एक पूर्व मुख्यमंत्री सुरक्षित नहीं तो बंगाल के आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने इसे बीजेपी के शासन में गिरते हुए लोकतांत्रिक स्तर का उदाहरण बताया। इस पूरे घटनाक्रम के बीच एक नया कानूनी पेंच भी फंस गया है। ममता बनर्जी की प्रैक्टिस को लेकर अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने कड़ा रुख अपनाया है। बीसीआई ने पश्चिम बंगाल बार काउंसिल को एक चिट्ठी लिखी है जिसमें ममता बनर्जी के नामांकन और उनकी वकालत से जुड़े तमाम रिकॉर्ड मांगे गए हैं। बार काउंसिल ये जानना चाहती है क्या उन्होंने दोबारा प्रैक्टिस शुरू करने के लिए जरूरी अनुमति ली थी। बीसीआई ने 2 दिनों के भीतर उनके एनरोलमेंट और प्रैक्टिस सर्टिफिकेट की पूरी जानकारी तलब की है। हालांकि सुनवाई के दौरान ममता बनर्जी ने यह स्पष्ट किया कि यह पहली बार है जब वो कलकत्ता हाईकोर्ट में एक वकील के रूप में दलीलें पेश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मेरा नाम 1995 में अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुआ था और मैं लगातार उसका नवीनीकरण कराती रही हूँ। कुल मिलाकर ममता बनर्जी का ये वकील अवतार केवल एक कानूनी दांवपेच नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरी राजनीतिक मंशा भी छिपी है। वो ये संदेश देना चाहती हैं कि हार के बावजूद वो चुप बैठने वाली नहीं है और वो अपने समर्थकों के लिए सड़क से लेकर अदालत तक लड़ने को तैयार है। अब देखना यह होगा कि बार काउंसिल की रिपोर्ट में क्या निकल कर आता है और कलकत्ता हाईकोर्ट इस जनहित याचिका पर क्या फैसला सुनाता है। बंगाल की राजनीति का ये नया मोड़ किस करवट बैठेगा, ये आने वाले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।